नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। प्रस्ताव में कहा गया कि सीमा विवाद के गांव में रहने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सरकार को समझना चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा ने बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के लिए सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया था। बीजेपी कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता में है और जहां वह शिवसेना के शिंदे नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया था कि हम 1 इंच के लिए भी लड़ेंगे। हम कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज अहम फैसला सुनाया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है, यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए और इसमें समय भी लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत ही चुनाव करा सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है, यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें पहले की तरह रहेंगी, यानी इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा मुखिया और विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव और सपा सांसद रामगोपाल यादव भी शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता
नहीं किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। राम गोपाल यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये साजिश है। तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए और उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया गया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले, मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए यह साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो? अगर जरा सी भी आप में शर्म है तो सामने आइए और कहिए कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सही रूप में लागू किया जाएगा और जब तक ओबीसी का, पिछड़ों का सही हक नहीं मिल जाता, सर्वे कराकर सही आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जानबूझकर किया गया कार्य है। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम इसके खिलाफ। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जल्द चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था। मंगलवार को कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करे और इसी के साथ कोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण खत्म करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटें जनरल ही मानी जाएंगी। कोर्ट के इस फैसले के चंद घंटों बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया है। निकाय चुनाव से पहले ये योगी सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। आयोग गठित होने की जानकारी देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन का
को संपन्न कराया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने इसका विरोध किया था और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के कदम को बीजेपी की साजिश करार दिया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाहे सरकार में हो या ना हो, राहुल गांधी हमेशा चर्चा का केंद्र रहते हैं। राहुल फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में उनका हाफ टी शर्ट पहनना चर्चा का विषय बन गया है और इस सबके बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गए नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा मैं इसको मानता
अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते, कल मेवात के एक व्यक्ति का मैं, कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए। वाड्रा पर किसानों की जमीन को हड़पने से लेकर जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़े तक के आरोप लगाए। रॉबर्ट वाड्रा लैंड माफिया हो गए, भूमाफिया है रॉबर्ट वाड्रा। इसके साथ ही न्यायालय ने जो बात कही है मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन इस पूरे जजमेंट का सार यह है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप संविधान का पालन करें, आम जनता का हित देखें। और राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि यह एक गंभीर मसला है और जांच एजेंसी को इस मामले में, ये ईडी थी जांच एजेंसी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, वो आगे भी जांच करेंगी और वो दिन दूर नहीं है जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्य ये सोचते हैं वो कानून से ऊपर है, उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, जांच एजेंसियों का जज्बा कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, आज गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार करते हैं थरथर कांप रहे हैं और ये अच्छा है। वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों का कांपना अच्छा है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस बाबत क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को इस देश के लोगों का अथाह प्रेम, आशीर्वाद, समर्थन मिला। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों लोग कन्याकुमारी से दिल्ली तक श्री राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी, महंगाई, वेल्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और नफरत की राजनीति के खिलाफ माहौल बना, भाजपा नेतृत्व उससे घबरा गया है। नई नई बेवकूफियां हर रोज करते हैं। कभी वो यात्रा और यात्रियों को बदनाम करने के आए दिन नए सतत प्रयास करते हैं। कभी कोरोना की आड़ में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का षड्यंत्र करते हैं और कभी उनके फेवरेट टॉपिक कांग्रेस के नेतृत्व पर झूठे इल्जामात लगाकर मुद्दे भटकाने का काम करते। बरगलाओ, भटकाओ और किसी तरह से हो सके तो डराओ, केवल यह धंधा बन गया है मोदी सरकार और भाजपाइयों का। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के, मुझे उनकी डिग्री पर तो शक हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता तो कमल बागजी को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता का मुकाबला आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय से होगा, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए मोहम्मद इकबाल से मुकाबला है। वहीं बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए कमलजीत शेहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को चुना है। आज मेयर पद के चुनाव के लिए नामांकन
का आखिरी दिन है और ऐसे में ये सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन भर सकते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए आमिल मलिक, रविंद्र कौर, मोहनी जीनवाल और सारिका चौधरी के नाम की घोषणा की है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद हैं। ये यहां से तीसरी बार पार्षद बनी है। वे पहली भी एमसीडी में कई बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। वहीं कमलजीत पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुकी हैं। गजेंद्र दराल बीजेपी के बागी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुंडका से जीत के बाद दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।